हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एलाइड इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.1 और ये फिल्म एक ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। ये दो जासूसों की प्रेम कहानी है, मैक्स और मैरियन की। तो कहानी शुरू होती है 1942 से, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है ये। मैक्स एक कैनेडियन RAF विंग कमांडर है और मैक्स मोरक्को देश में कैसाब्लैंका शहर के पास एक डेजर्ट में पैराशूट के सहारे उतरता है और उतरने के बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक गाड़ी लेने के लिए आई हुई होती है और मैक्स जाके गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर मैक्स का एक नकली पासपोर्ट और कुछ दूसरे भी पेपर्स होते हैं। साथ ही वहाँ पर हथियार और पैसे भी होते हैं और गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो बताता है कि आपकी पत्नी बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए वहाँ पर होगी और वो कहाँ पर बैठी हुई होगी वो भी बताता है। दरअसल मैरियन नाम की मैक्स की नकली पत्नी ने कैसाब्लैंका में हर जगह पर ये बात बता रखी है कि उसका पति यहाँ पर आने वाला है और मैक्स को उसके पति होने का नाटक करना है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। और जर्मनी के एम्बेसडर को मारने का इनका प्लान है और इसी काम को अंजाम देने के लिए मैक्स यहाँ पर आया हुआ है। प्लान के मुताबिक वो गाड़ी मैक्स को उस होटल तक पहुँचा देती है जहाँ पर मैरियन है और मैक्स उस होटल के अंदर दाखिल हो जाता है। मैरियन अभी कुछ बड़े लोगों के साथ उसी होटल में बैठी हुई है। वो मैक्स का इंतजार कर रही है। उसने सबको बताया है कि उसके हस्बैंड आने वाले हैं जो कि पेरिस से है, लेकिन मैक्स और मैरियन ने एक दूसरे को इससे पहले कभी नहीं देखा है। मैक्स मैरियन के पहनावे को देख के पहचान जाता है कि यही मैरियन होगी और मैरियन भी मैक्स को देखकर समझ जाती है कि यही मैक्स है और उसके बाद वो दोनों भी गले मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं जिन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये दोनों पति पत्नी नहीं हैं। और मैरियन यहाँ पर पिछले कुछ समय से रह रही है ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो और उसकी दोस्ती यहाँ के कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ होती है और ये दोस्ती सिर्फ इसलिए है ताकि उसे उस पार्टी का पास मिल जाए जिस पार्टी में जर्मन एम्बेसडर आने वाला है। और फिर मैरियन मैक्स को सभी से मिलवाती है और उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे की एक्टिंग की तारीफ करने लगते हैं और फिर दोनों घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद मैरियन मैक्स को कहती है कि तुम घर के अंदर नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ का रिवाज है कि पति अपनी पत्नी से प्यार करने के बाद छत पर जाकर सोते हैं और इसलिए तुम्हें छत पर ही जाकर सोना होगा। और मैक्स को ये बात माननी पड़ती है और वो जाकर छत पर सोता है। कुछ देर बाद मैरियन भी छत पर आती है और वो उसे कहती है कि सब लोग यहाँ पे हमें देख रहे हैं तो हमें पति पत्नी होने की एक्टिंग करनी चाहिए, हमें हंसना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो ताकि सबको पता चले कि हम पति पत्नी हैं। इस तरीके से थोड़ा समय मैक्स के साथ बिताने के बाद मैरियन नीचे चली जाती है सोने के लिए और दूसरे दिन मैरियन मैक्स को कुछ और लोगों से मिलवाने के लिए लेकर जाती है ताकि उनका ये नाटक और भी सफल हो सके। और मैक्स जब उन लोगों से बात कर रहा होता है तभी मैक्स का ध्यान एक जर्मन ऑफिसर की तरफ जाता है जिसे देख के मैक्स पहचान लेता है और उस ऑफिसर से मैक्स की इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी थी और वो जानता है कि मैक्स एक जासूस है और मैक्स थोड़ा सा घबरा जाता है और मैक्स को लगता है कि ये आदमी जर्मन ऑफिसर्स को कॉल करके यहाँ बुलाएगा और वो ऐसा ही करने जा रहा होता है। तभी मैक्स उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही वो ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश करने लगता है तब मैक्स उसे मार देता है और उसके बाद बड़े ही आराम से बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर से मैरियन और मैक्स वहाँ से चल पड़ते हैं। उसके बाद जब वो दोनों घर पर पहुँचते हैं तो मैक्स फिर से छत पर जाकर सोता है और मैरियन भी छत पर आती है और फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं ताकि देखने वालों को लगे कि ये दोनों सच में पति पत्नी हैं। लेकिन फिर से मैरियन नीचे चली जाती है और मैक्स ऊपर ही सो जाता है। और फिर अगले दिन मैक्स और मैरियन एक डेजर्ट में टारगेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साथ में अपने प्लान के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। और वहाँ पर मैरियन मैक्स को बताती है कि वो लोग कल हेर हुबार से मिलने जाने वाले हैं और ये वही आदमी है जो इन लोगों को उस पार्टी का पास देने वाला है जिस पार्टी में जर्मन एम्बेसडर आने वाला है। और उसके बाद ये दोनों भी हेर हुबार के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और ऑफिस में पहुंचने के बाद जैसे ही हेर हुबार मैक्स को देखता है वो इसे देखते ही मैरियन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पति इस पार्टी में आना चाहते हैं। और ये सुनते ही मैरियन कहती है कि इन्हें पोकर खेलने का बहुत शौक है, ये पोकर खेलने के लिए जाना चाहते थे लेकिन मैं जिद करके इन्हें पार्टी में ले आ रही हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है और हेर हुबार को हर किसी पे शक होता है। और उसके बाद हेर हुबार ताश के पत्ते निकालता है और मैक्स को कहता है
मैं भी पोकर का बहुत शौकीन हूँ, तो क्यों ना एक एक हाथ हो जाए। अगर आप जीत गए तो आपको इस पार्टी में आने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको अपनी पत्नी की बात माननी पड़ेगी और आपको इस पार्टी में आना पड़ेगा। और इसके बाद वो मैक्स को पत्ते बांटने को कहता है। और अब यहाँ पर टेंशन भरा माहौल बन जाता है, क्योंकि मैरियन ने तो बोल दिया है कि मैक्स को पोकर बहुत पसंद है, लेकिन मैरियन को ये नहीं पता कि मैक्स को पोकर खेलना आता भी है या नहीं। लेकिन मैक्स एक बहुत ही शातिर जासूस है। मैक्स जैसे ही पत्तों को हाथ में लेता है, उसके बाद वो उन्हें इस तरीके से घुमाता है जिसे देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि ये आदमी पोकर खेलने में बहुत माहिर है। और उसके बाद मैक्स जानबूझ के ऐसे पत्तों को बांटता है ताकि वो हार जाए और वो उस पार्टी में आ सके। और ऐसा ही होता है, मैक्स हार जाता है। और मैक्स के हारने के बाद वो जर्मन ऑफिसर खुश हो जाता है और वो उन्हें पार्टी के पासेस दे देता है। और अगले दिन इन्हें इस काम को अंजाम देना है और इनके पास सिर्फ आज का ही दिन है, इसीलिए वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं एक डेजर्ट में। और वहाँ पर मैरियन मैक्स से कहती है कि मैं नहीं जानती कि कल के मिशन में हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं, और इसीलिए आज मैं इस पल को पूरी तरह से जीना चाहती हूँ, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। और दूसरे दिन प्लान के मुताबिक दोनों उस पार्टी में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर सारी चीजें उनके प्लान के मुताबिक हो रही होती है। उन्हें बताया गया था कि टेबल के नीचे गन्स मिलेंगी। अब दोनों भी इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार है। और तभी वहाँ पर जर्मन एम्बेसडर आ जाता है और फिर अचानक से उस हॉल के बाहर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैरियन और मैक्स जर्मन एम्बेसडर पे हमला करते हैं और उसको गोलियों से भून देते हैं। लेकिन इसी के साथ उन पर भी हमला होना शुरू हो जाता है और इसके बाद ये दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। और जब ये दोनों गाड़ी में बैठ के भाग रहे होते हैं, तब मैक्स मैरियन से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ इंग्लैंड आओगी? और तब मैरियन हाँ कह देती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स और मैरियन लंदन पहुंच चुके हैं और उन दोनों ने शादी कर ली है। और फिर उन दोनों की लाइफ हंसी खुशी ऐसे ही बीतने लगती है। और कुछ दिनों के बाद मैरियन प्रेग्नेंट हो जाती है और जिस दिन मैरियन की डिलीवरी होने वाली होती है उस दिन भी वॉर हो रहा होता है और चारों तरफ गोली बारूद और लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। और उसी माहौल में मैरियन अपनी बेटी को जन्म देती है और उसके बाद उनकी जिंदगी बड़े ही अच्छे से गुजर रही थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी इनकी जिंदगी जितनी अच्छी है, जितनी खूबसूरत है, आगे चलकर हालात उतने ही खराब होने वाले थे। और फिर धीरे धीरे उनकी बेटी 1 साल की हो जाती है और तब मैक्स को कॉल आ जाता है उसके ऑफिस से और मैक्स को उसके सीनियर एक खुफिया जगह पर बुलाते हैं। और वहाँ पर मैक्स को ये बात बताई जाती है कि जितनी भी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जितनी भी सूचनाएं आपके डेस्क पर होती है, वो सारी की सारी सूचनाएं यहाँ से बाहर जा रही है। यानी कि कोई इन खबरों को यहाँ से बाहर हमारे दुश्मनों तक पहुँचा रहा है और हमें आपकी बीवी पर शक है। हमारा मानना है कि आपकी पत्नी एक जर्मन जासूस है। और ये सुनने के बाद मैक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर वो ऑफिसर्स मैक्स को समझाते हैं कि हमें बस शक है और हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी और तभी हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन है जो हमारी सारी सूचनाओं को, सारी जानकारियों को हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रही है। टोब्रुका में पकड़े गए एक जर्मन अधिकारी ने बताया था कि मई 1941 में मैरियन को गिरफ्तार करके मार डाला गया था और उसके जैसे ही दिखने वाली एक जर्मन एजेंट को उसकी जगह पर कैसाब्लांका में ले जाया गया था। वहाँ पर असली मैरियन को कोई भी नहीं जानता था और जर्मन एम्बेसडर को कैसाब्लांका में हिटलर खुद मारना चाहता था। इस तरीके से असली मैरियन से नकली मैरियन को कैसाब्लांका में बदल दिया गया था। और फिर वो बताते हैं कि कल रात ठीक 11:07 पर हम तुम्हें कॉल करेंगे। उसके बाद हम तुम्हें एक सूचना देंगे और तुम उस सूचना को लिख के अपने घर में कहीं छोड़ देना। वो सूचना झूठी होगी, तुम्हारे अलावा वो सूचना दूसरे किसी के भी पास नहीं होगी। और अगर फिर भी वो सूचना देश के बाहर चली जाती है तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारी वाइफ ही वो गद्दार है जो इन सारी खबरों को हमारे देश से बाहर पहुंचा रही है। और अगर सच में मैरियन एक जर्मन जासूस साबित हुई तो उसे 72 घंटों तक गिरफ्तार करके उसके हैंडलर की पहचान कराना होगा और बाद में तुम उसे अपने हाथों से मार डालोगे। और अगर मैरियन के साथ तुम भी शामिल हो ऐसा हमें पता चला तो तुम्हें भी राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। मैक्स को जांच करके मामले को अपने हाथ में लेने से भी मना किया गया था और मैक्स को ना चाहते हुए भी इन बातों को मानना पड़ा था।
क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। और ये सब सुनने के बाद मैक्स के लिए सारी चीजें बदल चुकी थी और अब वो घर चला जाता है और उस कॉल का इंतजार करने लगता है। उसके घर पहुंचने के बाद ठीक 11:07 पर वो कॉल आ जाता है और उसे वो सूचना मिल जाती है। उसके बाद वो सूचना को लिखने के बाद अपने टेबल पर ही छोड़ देता है और उस सूचना को लिखने के बाद से मैक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद मैक्स सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो भी एक जासूस है, तो उसके लिए इस बात का पता लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद मैक्स एक ऐसे आदमी के पास चला जाता है जिसने पहले मैरियन के साथ काम किया हुआ था और उसे पता है कि मैरियन कैसी दिखती है। और मैक्स सिर्फ इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि क्या उसकी वाइफ मैरियन है या फिर वो कोई और है जो उसके नाम का इस्तेमाल कर रही है। और मैक्स उस आदमी के पास पहुंच जाता है। उस आदमी का नाम है गाय संगस्टर, लेकिन वो आदमी बुरी तरह से घायल हो चुका है और वो अभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। और वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैक्स को बताता है क्योंकि मैक्स ने ही उसे एक ऐसी जगह पर भेजा था जहाँ पे उसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन थोड़े समय के बाद मैक्स अपनी वाइफ की तस्वीर उसे दिखाता है और पूछता है कि क्या इसे देखकर बता सकते हो कि यही मैरियन है जिसके साथ तुमने काम किया था। जवाब में वो आदमी कहता है कि मेरी एक आंख में गोली लग चुकी थी और दूसरी आंख का रेटिना अलग हो गया था, इसीलिए अब मैं कुछ भी सही से नहीं देख सकता हूँ। और वो फिर से मैक्स पर गुस्सा करने लगता है। उसके बाद मैक्स वहाँ से जाने लगता है। तब उसे संगस्टर एक आदमी का नाम बताता है, पॉल डेल्मर, जो मैरियन को पहचानने में मैक्स की मदद कर सकता है। और ये सुनने के बाद मैक्स सीधा एयरफोर्स वालों के पास चला जाता है क्योंकि एयरफोर्स का ग्रुप सीधा उसी जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर उन्हें पॉल डेल्मर मिल सकता है। और फिर उस जगह पर पहुँचने के बाद मैक्स उस प्लेन के पायलट हंटर को मैरियन की तस्वीर देता है और उस तस्वीर के पीछे लिख देता है कि पहचानो, क्या यही मैरियन है जिसके साथ तुमने काम किया था। और उसके बाद वो कहता है कि ये तस्वीर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉल डेल्मर के पास ही पहुंचानी होगी। और उसके बाद जब वो इस तस्वीर को देख ले तो तस्वीर और उसका जवाब मुझे वापस ला कर देना। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है क्योंकि आज मैक्स के घर पे एक छोटी सी पार्टी होने वाली है। और फिर मैक्स के घर की पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पर सारे लोग बहुत खुश है, लेकिन मैक्स बहुत उदास है। एक छोटी सी गलती और बस उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा और मैक्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। और तभी उस पार्टी में मैक्स का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो मैक्स को डांटने लगता है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें सारी बात पता होने के बाद भी तुम संगस्टर के पास गए, तुमने मैरियन के बारे में पूछताछ की और उसके बाद तुमने एक एयरफोर्स पायलट को पॉल डेल्मर से मिलने के लिए भेजा जहाँ पे हंटर मार दिया गया है। यानी कि मैक्स ने जिस आदमी को मैरियन की तस्वीर देके भेजा था उसे मार दिया गया है। और ये सुनने के बाद मैक्स और भी दुखी हो जाता है और उसके बाद फिर से पार्टी में घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो कि मैरियन से बात कर रहा होता है और वो आदमी इस जगह का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद जब मैक्स मैरियन से उस आदमी के बारे में पूछता है तो मैरियन कहती है कि उस आदमी की एक ज्वेलरी की शॉप है और वहीं से वो मुझे जानता है। और ये बात सुनने के बाद मैक्स को उस पे और भी ज्यादा शक होने लगता है क्योंकि वो आदमी दिखने में बिल्कुल भी ज्वेलरी शॉप का ओनर नहीं लग रहा था। और मैक्स उस आदमी का पीछा करने लगता है और उसके बाद जैसे ही मैक्स उस आदमी को पकड़ता है और वो उसे पूछने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर मैरियन आ जाती है और उसके बाद वहाँ से मैक्स को लेकर चली जाती है। और तभी वहाँ पर हवाई हमला हो जाता है और अब मैक्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता है सच्चाई जानने का कि वो खुद पॉल डेल्मर से बात करने के लिए जाए। और मैक्स ऐसा ही करता है। वो एक प्लेन लेता है और अपने साथ कुछ लोगों को लेता है और उस जगह के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इस समय हर जगह पर लड़ाई का माहौल है क्योंकि ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का है। लेकिन फिर भी मैक्स इस खतरे से नहीं डरता क्योंकि उसे अपने परिवार को बचाना है। और थोड़े समय के बाद मैक्स उस जगह पर पहुँच जाता है। तब मैक्स को पता चलता है कि उस आदमी को पुलिस वालों ने जेल में बंद करके रखा है क्योंकि वो एक नशेड़ी है और उसने नशे की हालत में बहुत सारे गंदे काम किए हैं। और उसके बाद मैक्स उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और उसके बाद वहाँ के पुलिस ऑफिसर पे गन तान देता है और अपने आदमियों को कहता है कि तुम इसको ऐसे ही रोके रखो, तब तक मैं पॉल डेल्मर से बात करता हूँ। और उसके बाद वो पॉल डेल्मर से बात करने लगता है, लेकिन वो इतने नशे में होता है कि कुछ भी वो पहचान नहीं पाता है। पहले वो तस्वीर देखकर कहता है कि हाँ, यही मैरियन है
उसके बाद मैक्स उसे पूछता है कि वो कैसी दिखती है, उसकी आंखें कैसी है। तब वो आदमी कहता है कि उसकी आंखें भूरी है। तब मैक्स कहता है कि बेवकूफ, इसकी आंखें नीली है। उसके बाद मैक्स समझ जाता है कि ये आदमी बिल्कुल भी होश में नहीं है और ये इस तस्वीर को नहीं पहचान पा रहा है। इसीलिए वो उससे मैरियन के बारे में पूछने लगता है कि मैरियन के बारे में तुम क्या जानते हो, जो कुछ भी जानते हो मुझे सब कुछ बताओ। और तभी उस पुलिस स्टेशन के पास ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि पेट्रोलिंग पे घूम रहे थे। और तभी वो आदमी मैरियन के बारे में बात करते करते ये कहता है कि मैरियन बहुत अच्छा पियानो बजाती है। तब मैक्स पूछता है कि कैसा पियानो। तब वो आदमी बताता है कि मैरियन ने एक बार एक कैफे के अंदर फ्रांस का नेशनल एंथम बजाया था और वो उस नेशनल एंथम को बड़े ही प्यार से बजाती है। और ये इन्फॉर्मेशन मैक्स के लिए काफी थी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या उसकी वाइफ मैरियन है या कोई और है। लेकिन तभी उस पुलिस स्टेशन पर पेट्रोलिंग वाले पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उसके बाद वो दरवाजे के पास खड़े होकर यहाँ के ऑफिसर से सिगरेट मांगते हैं। और जैसे ही यहाँ का इंचार्ज उन्हें सिगरेट देने जाता है वो अपनी भाषा में उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग घुस आए हैं और वो सारे लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं और मैक्स उन लोगों को मारता है। और उसके बाद मैक्स अपने घर आ जाता है और मैरियन को कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो मैरियन को लेकर एक कैफे में आ जाता है जहाँ पे एक पियानो होता है और वो मैरियन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस पियानो को बजाओ, और वो भी फ्रांस का नेशनल एंथम जो तुमने जर्मन्स के लिए बजाया था। और ये सब सुनने के बाद मैरियन को पता चल जाता है कि मैक्स को सारी बातें पता चल गई है। तब मैरियन मैक्स को सारी सच्चाई बताती है कि वो मैरियन नहीं है। मैरियन एक बहुत ही बहादुर औरत थी और इसे लगा कि जर्मन्स इसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे ढूंढ लिया। और इसके बाद इसे धमकी दी कि अगर इसने उन लोगों का काम नहीं किया तो वो इसकी बच्ची को मार देंगे। इनके पड़ोस में एक औरत रहती है जो इनके बच्चे का ख्याल रखती है जब भी ये लोग घर के बाहर जाते हैं तब, और वो औरत उन लोगों से मिली हुई है। अगर ये उनका कहना नहीं मानती तो वो कब का इनकी बच्ची को मार चुके होते। और ये बात बताने के बाद मैरियन रो पड़ती है। तब मैक्स कहता है कि क्या तुमने वो सूचना भेज दी जो मैंने टेबल पर लिख के रखी हुई थी। और मैरियन हाँ कहती है। और ये सुनते ही मैक्स बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने वो मैसेज भेज दिया, अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि तुम ही वो खबरी हो। तब मैरियन कहती है कि मुझे तुमसे कासाब्लांका में ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने हमारे बच्चे को मारने की धमकी दी थी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। और मैक्स इस बात को समझता है और कहता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उसके बाद मैक्स उस औरत के घर जाता है जो इनके पड़ोस में रहती थी, इनके बेटी की देखभाल किया करती थी। मैक्स सबसे पहले उस औरत को मारता है और उसके बाद ये उस आदमी को मारता है जो उस दिन पार्टी में आया था, जो अपने आप को ज्वेलरी शॉप का ओनर बता रहा था। और उसके बाद वो मैरियन और अपनी बेटी को लेकर एयरफोर्स बेस पहुंच जाता है, जहां पर वो किसी प्लेन से मैरियन को लेकर यहाँ से बाहर जाना चाहता था। और मैक्स यहाँ पर एक प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और मैरियन अपनी बेटी के साथ अभी भी गाड़ी में ही बैठी हुई थी। मैक्स के सीनियर को इस बात का पता चलता है कि मैक्स की वाइफ एक खबरी है और इस कैंप में पहुंच चुकी है। और मैक्स का सीनियर भी एयरफोर्स बेस में पहुंच जाता है और मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ दोनों को गिरफ्तार करना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। मैक्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसकी वाइफ को ब्लैकमेल किया जा रहा था और जितने भी लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे मैक्स ने उन सबको मार दिया है। लेकिन वो ऑफिसर मैक्स की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। और इन दोनों की ये सारी बातें मैरियन गाड़ी के अंदर बैठकर सुन रही थी। उसके बाद धीरे से मैरियन अपनी बेटी को कार की सीट पे सुला देती है और वो कार से बाहर आकर अपने आप को गोली मार लेती है, क्योंकि मैरियन जानती थी कि यही एक रास्ता था जिससे उसका परिवार बच सकता है, जिससे मैक्स और उसकी बेटी बच सकती थी और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते थे। और मैरियन ने उन दोनों को सलामत रखने के लिए अपने आप को गोली मार ली है। और मैरियन को ऐसे मरते हुए देखने के बाद मैक्स पूरी तरह से टूट जाता है और तभी वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है। उसके बाद मैक्स का सीनियर पूरे फोर्स को बताता है कि जैसे ही मैक्स को पता चला कि उसकी वाइफ गद्दार है, मैक्स ने अपने हाथों से इसको गोली मार दी है। और सब लोग रिपोर्ट में यही लिखेंगे कि मैक्स ने दुश्मन जासूस को अपने हाथों से गोली मारी है। और बाद में हम देखते हैं कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और मैक्स उसके साथ बहुत खुश है। और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।